दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो अब भारत में स्थित नहीं है, उसका आंसर है हड़प्पा। क्या है उसका आंसर? है हड़प्पा। और दूसरी चीज मैंने आपसे पूछी थी कि पशुपति शिव की मुहर में क्या है, पशुपति शिव की मुहर में किसका अंकन नहीं किया गया है, उसका आंसर है बैल। दोस्तों, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे उनके नाम स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपसे ढेर सारी बात की और ढेर सारे स्थलों की बात की। जैसे मैंने कल शुरू किया था, कहां से? रोपड़ से शुरू किया था और ढेर सारी चीजें रोपड़ के बारे में बताई, फिर कोणाल के बारे में बताई, बाणावली के बारे में बताई। इस तरीके से ढेर सारी चीजों को लेकर हम अपने टॉपिक को आगे लेते हुए जा रहे हैं। अब आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल कहां पर है? गुजरात। कहां पर? गुजरात, अहमदाबाद में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किससे? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने करवाया था। किसने? रंगनाथ राव ने SR राव ने इसका उत्खनन करवाया था। यहां से हमें क्या है, यहां से हमें बहुत प्रमुख चीजें पाई गई हैं जिसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहली बात तो ये कि यहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी चीजें पाए जाने के कारण इसे SR राव ने, मतलब रंगनाथ राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। हम इसके पश्चात यहाँ पे बात करेंगे कि लोथल से एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका? बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और उस बंदरगाह का आकार क्या है? उस बंदरगाह के आकार को लेकर हमारे यहाँ थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्यों है? आप किताबों में पढ़ेंगे कि लोथल का जो आकार है उसकी लंबाई 214 मीटर है। कितनी है? 214 मीटर है। जबकि TGT 2009 के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा बंदरगाह का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, या नौका घाट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर है लोथल। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि तीन युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? लोथल से प्राप्त हुए। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। डालिएगा हेडिंग लोथल। लोथल को कहां लिखिएगा? गुजरात। गुजरात किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। दोस्तों, यहीं पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा गया है कि लोथल का जो बंदरगाह है, क्या है? लोथल का जो बंदरगाह है वह किस नदी से टच में है, या किस नदी के तट पर है? तो वह या किस नदी पे है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? भोगवा ही होगा। ये हमसे कई बार पूछा गया है, तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका उत्खनन रंगनाथ SR राव, उत्खनन रंगनाथ राव ने 1973 में करवाया था। जैसे अभी मैंने बताया कि इससे जो व्यक्ति जुड़ा होगा तो वही तो इसके बारे में कुछ बोलेगा। तो यही रंगनाथ राव लोथल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी चीजें पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा की संज्ञा देते हैं। तो लिखिएगा, लोथल को
लोथल को रंगनाथ राव ने रंगनाथ SR राव लिखेगा, SR राव ने लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है, लिख लीजिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां से क्या प्राप्त हुआ है। तो लोथल से हमें एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका आकार आयोग के अनुसार हम लिख लेते हैं, क्योंकि किताबों में कई चीजें मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, आयोग के अकॉर्डिंग इस चीज को रखेंगे, तो क्या होगा, हमको याद रहेगा और इस चीज को हम वहीं पर वो चीज प्रेजेंट करेंगे। तो लिखिएगा लोथल से 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बंदरगाह कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर व्यापार होगा। सिंधु सभ्यता के वासी जो थे वो विभिन्न देशों से व्यापार किया करते थे, या फिर ये कह लिया जाए कि सिंधुवासी अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। यहां से फारस की 2 मुहे राक्षस की मुद्रा मिलेगी, और विदेशी मुद्राएं भी कहां से मिलेंगी, लोथल से मिलेंगी। और जहां पर जैसे मोहनजोदड़ो से भी व्यापार हो रहा था, तो कहां से क्या मिलेगा, वहां से भी ऐसी सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे लोथल से हमें 2 मुहे राक्षस की मोहर प्राप्त हुई है। लिख लिया दोस्तों, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, 2 मुहे राक्षस की मोहर प्राप्त हुई। नेक्स्ट हमें क्या जानना है कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, 3 युगल समाधान। क्या प्राप्त हुआ है, 3 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको दिखाया भी था कि युगल समाधान वह समाधान होता है जिसमें एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया हो। और मैंने कल ही इस बात को बताया था कि कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां से क्या प्राप्त हुए हैं, युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ मैंने यह भी बताया था कि लोथल एक ऐसा स्थल है जहां से एक साथ 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त है। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, लोथल से एक साथ, लोथल से 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, 3 युगल समाधान के साथ ये हो गया। दूसरी चीज, मैंने जब सिंधु सभ्यता के नगरों की बात की है तो मैंने आपको बताया है कि लोथल एक ऐसा स्थल है, क्या है, लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर दरवाजे पीछे की तरफ ना खुलकर कहां पर खुल रहे थे, सामने की तरफ खुल रहे थे। तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर मेन सड़क या मुख्य सड़क की ओर खुल रहे थे। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, लोथल के दरवाजे
गली की तरफ ना खुलकर, गली की तरफ ना खुलकर, ना खुलकर मुख्य सड़क, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी क्या है, एक बात ये है कि क्या रहा होगा इसका कारण, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि सैंधववासी हो सकता है कि धूल से बचने के लिए मेन सड़क, मुख्य सड़क की ओर क्या कर रहे हैं, दरवाजे नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा जिससे ये लोग ऐसा किए होंगे, लेकिन यह अपवाद स्वरूप ही इस चीज के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले। किसके? लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया था चावल के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं, दूसरा लोथल से मिले हैं, और तीसरा कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से, जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग, और कहीं इसके बारे में कुछ मिलता नहीं। तो यहीं पर हम लिखेंगे लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये दोस्तों ये क्या हो गया, चावल के बारे में लिख लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है, मैंने आपको अभी बताया किसके बारे में, बंदरगाह के बारे में बताया। तो यहां से 5 नावों के मॉडल प्राप्त हुए, मतलब जो नाव होती थी उनके 5 प्रकार के मॉडल कहां प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा लोथल से लोथल से 5 नावों के मॉडल प्राप्त हुए। ठीक है, लिख लीजिए क्या प्राप्त। नेक्स्ट, यहां से और क्या प्राप्त हुआ था, तो लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ। क्या? हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, वह थी कि कालीबंगा से पक्की मिट्टी का स्केल मिला है, या मिट्टी का स्केल मिला है, और यहां से क्या मिला है, हाथी दांत का स्केल या पैमाना प्राप्त है। तो लिखिएगा लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना स्केल प्राप्त हुआ है, नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा कालीबंगा से हमें मिट्टी या पक्की मिट्टी का पैमाना स्केल प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहां से एक विशिष्ट चीज प्राप्त हुई है, वह है एक बर्तन पर, क्या है, एक मिट्टी के बर्तन पर चलाक लोमड़ी, क्या है, चलाक लोमड़ी का अंकन किया गया। ऐसा माना जाता है कि वह किसका अंकन था, पंचतंत्र की कथा का अंकन है। और आपसे पूछा भी गया है कि पंचतंत्र की कथा का उत्कीर्णन कहां के मृतभांड में किया गया है, तो वह था लोथल के मृतभांड में किया गया था। पंचतंत्र की कथा क्या है,
उसमें होता है क्या है कि एक कौवा होता है और वह कौवा क्या होता है, एक रोटी के टुकड़े को लिए होता है और उसके नीचे, पेड़ के नीचे क्या होती है, एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी को क्या होता है, उस रोटी को पाने की इच्छा होती है। तो लोमड़ी क्या करती है कि कौवे की प्रशंसा करती है। क्या करती है, कौवे की प्रशंसा करती है और उस प्रशंसा में यह जताने की कोशिश करती है कि कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। क्या करते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, और उसे गाने के लिए बार बार आग्रह करती है। इस कारण क्या होता है कि कौवा उसकी बात में आ जाता है और उसी के कारण क्या होता है, कौवा अपना मुख खोलता है और रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और उस रोटी के टुकड़े को कौन पा जाता है, लोमड़ी पा जाती है। यही क्या है, पंचतंत्र की कौवे और चालाक लोमड़ी की कहानी। इसका अंकन कहां मिला है, लोथल से हमें मिला है। तो लिखेगा लोथल से, लोथल के मृद भांड पर चालाक लोमड़ी और कौवा का अंकन किया गया है सॉरी, का अंकन किया गया है। इसे क्या कहा जाता है, पंचतंत्र की कथा। पंचतंत्र की कथा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम कहां पहुंच गए हैं और ढेर सारे पॉइंटों के बारे में हम जान चुके हैं और हम देखेंगे कि यहां से क्या क्या प्राप्त है। तो लोथल से हमें क्या है, लोथल से हमें चक्की के साक्ष्य मिले। किसके, चक्की के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। चक्की के साक्ष्य, दूसरा रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट, घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त है। किसकी, घोड़े के मृण मूर्ति प्राप्त है। जैसे मैंने बताया था कि घोड़े के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं और मैं वहां पे बताऊंगा कि कहां पर क्या क्या स्पेशल था। तो लिखिएगा लोथल से चक्की के साक्ष्य, दूसरा रंगाई कुंड के साक्ष्य, तीसरा घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य। ऐसे ही बना के लिखेंगे। थोड़ा सा क्या होगा, जब चीजें हमें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं तो क्या होता है, हमें उसे बार बार देखने का मन करता है। जैसे कि होगा क्या, जो चीज अच्छी होती है देखने में, हम उसे क्या करते हैं, बार बार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम उसे बुरे तरीके से लिख ही लें, क्या होता है, मतलब जल्दी जल्दी काम कर लें, तो क्या होता है कि वो चीजें हमें जब देखने में अच्छी नहीं लगती तो हम उसे बाद में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी नोट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, जिससे क्या हो, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो और जिससे हम क्या करें, उससे बाद में रिवाइज करें तो हमें क्या हो, अच्छा महसूस हो और वो सारी चीजें याद आए जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, यहां से मेसोपोटामिया क्या है, यहां से लोथल से मेसोपोटामिया के जहाज व्यापार के लिए आया करते थे। क्या करते थे, व्यापार के लिए आया करते थे। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनवीएस पीजीटी में कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ
एक मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। तो हम लिखेंगे लोथल से, लोथल में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के जहाज, पानी वाला ही समझिएगा, उस समय एरोप्लेन नहीं था दोस्तों, व्यापार के लिए आया करते थे, आया करते थे। नोट करके लिखिएगा मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ, लिखिएगा मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच का स्थल, दो नदियों के बीच का स्थल, ठीक है। ये कैसा, किसका शब्द है? यह एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक का संबंध यूनान से, ग्रीक शब्द है, ठीक है दोस्तों। लोथल से क्या है? लोथल से वृत्ताकार ऑब्लिक चतुर्भुजाकार अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अग्नि की उपासना के लिए यह कार्य किया गया होगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कालीबंगा में, कि कालीबंगा से किसके साक्ष्य पाए गए हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य पाए गए हैं। उसी तरीके से लोथल से भी क्या पाए गए हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा दोस्तों, लोथल से वृत्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, यहीं पर नेक्स्ट और लिख लीजिएगा, लोथल से हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। शल्य चिकित्सा का संबंध इससे है, मतलब जो चीड़ फाड़ करते हैं, मतलब कि ऑपरेशन जैसी कोई पद्धति जो ऑपरेशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा कहते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए। दोस्तों ये हो गए सैंधो सभ्यता के मुख्य स्थल। क्या है, अगर आपको और भी कोई स्थल लगे जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप उसके बारे में क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे की बात करेंगे कि हम क्या है, ये तो क्या प्रमुख स्थल। अब हम बात करेंगे कि सैंधो सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। क्या है, मैंने थोड़ा बहुत वहां इंट्रोडक्शन किया था, आज यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। हेड डालेंगे हम क्या?
सैंधो सभ्यता के नगर नियोजन। दोस्तों इसमें लिखाऊंगा कुछ नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है, चीजों को अच्छे से सुनना है और इसी के सुनने के साथ ही आपके दिमाग में वो सारी चीजें स्थित कर लेना है। ठीक है, नगर, क्या लिखना है, सैंधो सभ्यता की नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन। देखिएगा दोस्तों, नगर नियोजन में सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि सैंधो सभ्यता की सड़कें क्या है, सैंधो सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। कहां पे काट रही थी, समकोण पर काट रही थी। उसी में मैंने आपको बताया था कि बाणावली एक ऐसा स्थल है, क्या है, बाणावली एक ऐसा स्थल है जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ना काटकर सड़कें क्या थी, तारांकित शेप में थी। तो सैंधो सभ्यता के अधिकतर जो सड़कें हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली रही हैं। दूसरी चीज नगर नियोजन में कि नगर का विन्यास कैसा था, सैंधो सभ्यता के नगर का विन्यास कैसा था। तो सैंधो सभ्यता का नगर विन्यास दो भागों में था। कितने में, दो भागों में था, एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी। इसके बारे में मैंने बताया था, पूर्वी टीला जो होता था वहां पर कौन लोग निवास करते थे, आम जन लोग निवास करते थे। जबकि पश्चिमी टीला जो था, क्या है, जबकि पश्चिमी जो टीला था वहां पर कौन लोग रहते थे, उच्च वर्ग के या कुलीन वर्ग के लोग यहां पर निवास करते थे। नेक्स्ट मतलब इसका नगर विन्यास हो गया। और नगर विन्यास में मैंने आपको दो चीजें और बताई थी। दो चीज कौन कौन सी, कि धौलावीरा एवं कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मध्य नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको कालीबंगा और धौलावीरा के बारे में, इसके बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि कालीबंगा वाला क्वेश्चन आपसे जीआईसी 2012 में पूछा गया है कि मध्य नगर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंधो सभ्यता की नालियों के बारे में। किसके, नालियों के बारे में बात करेंगे। सैंधो सभ्यता की जो नालियां हुआ करती थी वह कैसी होती थी, गहरी और चौड़ी हुआ करती थी। और क्या होता था कि नालियों में गड्ढे बनाए जाते थे। क्या करते थे, गड्ढे बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे, कि जो बाहर से कूड़ा बहकर आ रहा है या कचरा बह के आ रहा हो वो क्या हो, गड्ढे में इकट्ठा हो जाए। कहां पे, गड्ढे में इकट्ठा हो जाए और वहीं से उस कचरे को निकाल लिया जाए, जिससे क्या हो, पानी बहुत आसानी से बह सके। क्या करे, पानी बहुत आसानी से बह सके। इसी में मैंने आपको नालियों के बारे में बताया था कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पर सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज मैंने यहीं पर बताई थी कालीबंगा में ही, कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पर लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि सैंधो सभ्यता के मकान कैसे थे। क्या है, सैंधो सभ्यता के मकान कैसे थे। वैसे तो सैंधो सभ्यता के जो मकान थे वह लगभग 4 से 5 कमरों के हुआ करते थे। कितने, 4 से 5 कमरों के हुआ करते थे। उसमें से कुछ मकान 1 मंजिल के हुआ करते थे और मकान 2 मंजिल के भी पाए गए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोहनजोदड़ो और इत्यादि ऐसे स्थलों से सीढ़ियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए ऐसे माना जाता है कि वहां के भवन, क्या है, भवन जो है वह 1 मंजिल तथा 2 मंजिल के थे। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है तो उसमें बताया गया है, उसका आंसर क्या माना गया है कि अधिकतर जो मकान थे सैंधो सभ्यता के, ये पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सैंधो सभ्यता के अधिकतर जो मकान थे वो कितने मंजिल के थे, 2 मंजिल के हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंधो सभ्यता की ईंटों के बारे में। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सैंधो सभ्यता के जो मकान होते थे वह किसके बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे। किसके, पक्की ईंटों के बने होते थे,
जिसके आकार के बारे में आपसे पूछा गया है। पक्की ईंट तो सबको पता होती है, लेकिन उसके आकार के बारे में हमें नहीं पता होता। तो उसका आकार था 4:2:1। कितना? 4:2:1 के अनुपात में सैंधो सभ्यता की पक्की ईंटों का अनुपात था। दूसरी चीज, सैंधो सभ्यता से रंगपुर एवं कालीबंगा से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कच्ची ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा ईंटों के बारे में। ईंटों का आकार 4:2:1 का था। और दो जगह कहां से कच्ची ईंट कहां से मिली है? कच्ची ईंट कालीबंगा प्लस रंगपुर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ईंटों के बारे में। लिख लीजिएगा, नहीं तो ये होगा ना कि चीजें बता तो गई लेकिन हमको कुछ ना पता है। इस तरीके की कोई भी कार्य मत करिएगा, क्योंकि अगर जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उसको बहुत अच्छे से बता भी रहा हूं, लिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया सैंधो सभ्यता का नगर। क्या हो गया? यह सैंधो सभ्यता का नगर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंधो सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। किसके? राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। देखिएगा दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति तो रहा होगा जिसने सड़कों का निर्माण करवाया होगा, नालियों का निर्माण करवाया होगा, बाढ़ का निर्माण करवाया होगा, इत्यादि इन सारी चीजों का निर्माण करवाया होगा। क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें एक दूसरे में कॉमन या एक दूसरे से मिलती जुलती हुई मिलती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सैंधो सभ्यता में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो शासन करता रहा होगा। जैसा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंधो सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो उसका आंसर आया था ओलिगार्की। क्या है? ओलिगार्की, या इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है कुछ लोगों के समूह द्वारा किया गया शासन। इसी तरीके से इसके बारे में ढेर सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे कि व्हीलर नाम के एक व्यक्ति हैं, जो व्हीलर हैं, उन्होंने कहा कि सैंधो सभ्यता में क्या था? शासन जनतंत्रात्मक था। क्या था? जनतंत्रात्मक था, मतलब कि वहां पर जनता का बहुत अधिक महत्व था। लेकिन वहीं दूसरी चीज और यह जोड़ देते हैं कि इसमें धर्म की महत्ता को भी प्रमुखता मिली है। दूसरी चीज, इनका समर्थन क्या है? मार्टिमर व्हीलर का समर्थन हंटर भी करते हैं। क्या है? हंटर भी इस मत का समर्थन करते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैके। कौन है? अर्नेस्ट मैके। और अर्नेस्ट मैके बताते हैं कि यहां पर एक प्रतिनिधि, क्या है, एक प्रतिनिधि के हाथों, क्या है, के हाथों या के द्वारा शासन करने की बात करते हैं। कौन करता है? मैके कहते हैं कि एक प्रतिनिधि के द्वारा यहां पर शासन किया जाता रहा होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था देखने को मिलेगी तभी तो ये कार्य कर पाएंगे। क्योंकि कोई नगर बनाएगा या फिर नाली बनाएगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, और उसके लिए टैक्स भी कलेक्ट करना होगा। और टैक्स की बात की जाएगी तो बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं सैंधो सभ्यता में। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा कुछ जरूर रहा होगा। दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ए.एल. बाशम की बात। कौन है? एक इतिहासकार है ए.एल. बाशम। उन्होंने कहा कि यहां पर क्या है, सैंधो सभ्यता में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह कैसी थी? धर्मतंत्रीय थी। कैसी थी? धर्मतंत्रीय थी। मतलब कि यहां पर धर्म को बहुत ज्यादा प्रमुखता प्राप्त थी। मतलब इनके अनुसार कहा जाए तो इन्होंने किसकी बात की है? पुरोहित वर्ग की बात की है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सैंधो सभ्यता में क्या है? सैंधो सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा होता था। क्या होता था? व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा होता था। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि यहां पर शासन कौन लोग कर रहे होंगे?
जो व्यापार वर्ग था या वाणिज्य वर्ग जो था वह यहाँ पर शासन कर रहे होंगे। नेक्स्ट नाम आता है स्टुअर्ट पिगॉट का। क्या है? स्टुअर्ट पिगॉट का। उन्होंने क्या है? उन्होंने सैंधो सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बोला कि यहाँ पर जो पुरोहित होते थे, क्या जो पुरोहित होते थे वही क्या करते थे? राजा का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट आता है वाल्टर और स्टुअर्ट। कौन? वाल्टर एवं स्टुअर्ट। इन्होंने कहा कि सैंधो सभ्यता में जो शासन व्यवस्था थी वह स्वामी एवं दास पर केंद्रित थी। मतलब कि कोई स्वामी होगा और कोई दास होगा। स्वामी वर्ग दास वर्ग पर क्या कर रहा है? शासन कर रहा था। तो इस तरीके से ढेर सारे मत आए हैं। तो हम क्या करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। हेड डालिएगा राजनीतिक व्यवस्था, इसमें लिखेगा सैंधो सभ्यता में, सैंधो सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैंने आपको बताया था सैंधो सभ्यता कैसी सभ्यता है? प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया दोस्तों उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे क्या मतलब कि कुछ भी मिला तो उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कह सकते। इसके बाद इसमें क्या लिखेगा? स्पष्ट नहीं मिलता। सैंधो सभ्यता में सैंधो सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था ओलिगार्की पर केंद्रित थी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज हमसे पूछी गई है और नहीं करोगे ना तो फिर आते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? हमसे गलत हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग क्या करेंगे, ढिलाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने सबके बारे में बता दिया, स्टुअर्ट पिगॉट, ए.एल. बार्शम, इन सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबने अपना अपना मत व्यक्त किया और सबके बारे में मैंने बता दिया क्या क्या मत व्यक्त किया गया। यहाँ पर कुछ भी लिखने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंधो सभ्यता के मनोरंजन के बारे में। किसके? सैंधो सभ्यता के मनोरंजन के बारे में बात करें। देखिएगा, मानव अगर जीवन जी रहा है तो खाने पीने और काम करने के साथ और क्या चाहिए उसको? मनोरंजन चाहिए। और उस मनोरंजन में आज के जमाने में हम लोग क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं या फिर क्या चलाते हैं? मोबाइल चलाते हैं। और आजकल तो बड़ा ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? लूडो। क्या करते हैं? लूडो खेल कर अपना क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है? सिलेक्शन पाना है। और अगर जो लोग लूडो या फिर फालतू के कामों में टाइम बिताएंगे वो पढ़ेंगे कब और सिलेक्शन कब पाएंगे? सिलेक्शन उसी को मिलता है जो वक्त के पाबंदी के साथ अपने कार्यों को करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सैंधो सभ्यता के मनोरंजन के बारे में लिखेंगे। मनोरंजन। इसमें पूछा जाता है सैंधो सभ्यता के लोग किस किस खेल के बारे में जानते थे। तो सबसे पहली बात तो क्या थी? शतरंज के बारे में। शतरंज किसकी देन मानी जाती है? सैंधो सभ्यता की देन मानी जाती है। दूसरी चीज, सैंधो सभ्यता में पशुओं की लड़ाई के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। तीसरी चीज, सैंधो सभ्यता में नृत्य के द्वारा भी क्या किया जाता था? मनोरंजन किया जाता था। तो लिखेगा मनोरंजन के साधन।
साधन, साधन में लिखेगा पहला पॉइंट इसमें शतरंज, शतरंज, पशुओं की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, नृत्य, नृत्य के बारे में हमें जानना। नेक्स्ट ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे सैंधो सभ्यता के धर्म के बारे में। किसके बारे में, सैंधो सभ्यता के धर्म के बारे में बात करेंगे। सैंधो सभ्यता में किसी एक की पूजा नहीं होती थी। क्या है, किसी एक की पूजा नहीं होती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सैंधो सभ्यता में मातृ देवी की पूजा बहुत अधिक की जाती थी। लेकिन आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को याद रखना है कि किस किस की पूजा सैंधो सभ्यता में की जाती थी। पहला तो किसका नाम आएगा, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। दूसरी, ऐसा माना जाता है कि पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। जैसा कि मोहनजोदड़ो से, क्या है, मोहनजोदड़ो से एक आद्य शिव की मुहर प्राप्त हुई थी, और इसी कारण इसे माना जाता है कि वहां पर पुरुषों की भी पूजा होती रही होगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर लिंग। सैंधो सभ्यता में लिंग और योनि, लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। मतलब ये मान लीजिएगा कि सेक्सुअल पार्ट का भी यहां पर पूजा की साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे कि लिंग पूजा तो आप देखते हैं, और उसी तरीके से कामाख्या मंदिर है, उसमें देखेंगे कि योनि की पूजा होती। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि ऐसे साक्ष्य हमें कहां मिले हैं, सैंधो सभ्यता में प्राप्त हैं। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। वृक्ष में किसकी पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल क्या करता है, सबसे ज्यादा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, और अधिकतर जो डेथें हो रही या मृत्यु हो रही है वो किस कारण हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो इन सारी चीजों को ध्यान रखते थे कि हमें किनसे क्या फायदा हो सकता था, इसलिए वह उनकी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, सैंधोवासी जल की भी पूजा करते थे। किसकी, जल की भी पूजा करते थे। इसी के साथ सैंधोवासी किसकी पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। और यहां पर बखत, क्या है, बखत एवं मोर जैसे पक्षी को भी महत्व प्राप्त था, महत्व प्राप्त था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, पुरुष देवता की पूजा, पुरुष देवता की पूजा, पूजा लिंग, लिंग एवं योनि पूजा, योनि पूजा, कामा वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा, जल पूजा। सैंधो सभ्यता में, सैंधो सभ्यता में, सैंधो सभ्यता में बतख एवं मोर को भी, मोर को भी महत्व दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके बारे में और सारी बातें। देखिएगा दोस्तों, मातृ देवी को मार्शल ने पृथ्वी देवी की संज्ञा दी है। मार्शल ने इसे किसकी संज्ञा दी है, पृथ्वी देवी की संज्ञा दी। लिख लीजिएगा, मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी की संज्ञा दी है।
संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। इसी को पुरुष देवता को इसे आदिशिव की संज्ञा किसने दी थी? जॉन मार्शल ने ही दी थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम सैंधो सभ्यता के व्यापार के बारे में बात करेंगे, दूसरी चीज सैंधो सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी विविध के बारे में बात करके कल ही सैंधो सभ्यता के समापन के कार्य कर दिए जाएंगे। आज जैसा कि मैं क्या करता हूं, क्लास समाप्त करने से पहले आपसे क्या करता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं। तो आज भी क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन दोस्तों, जूते हुए खेत के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन ए बी सी डी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे चन्हुदड़ो। क्वेश्चन चन्हुदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? ए बी सी डी। ऑप्शन लिखिएगा। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं डी मैके। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कहां करेंगे? कमेंट सेक्शन में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करिए। थैंक यू।